हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है मिस्र की सभ्यता। इससे रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी मिस्र के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर बहती है जिन्हें, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ऊपरी मिस्र और निचला मिस्र कहते हैं। देखिए, नील नदी मिस्र के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर बहती है जिन्हें ऊपरी मिस्र और निचले मिस्र के नाम से जाना जाता है। ऊपरी मिस्र देश के दक्षिणी भाग में स्थित है जबकि निचला मिस्र उत्तरी भाग में है। यह विभाजन नदी के प्रवाह पर आधारित है जिसमें ऊपरी मिस्र नदी के ऊपर और निचला मिस्र नीचे की ओर है। नील नदी दोनों क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है जो कृषि, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नील नदी घाटी बसावट के लिए उपयुक्त थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य का समर्थन करता है? मतलब नील नदी घाटी जो है वहां पे बसने के लिए अच्छी जगह थी वो, ऐसा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ खेती के क्षेत्र शामिल थे। वहां क्यों रहा जा सकता था? क्योंकि यहाँ पर खेती के क्षेत्र शामिल थे। देखिए, नील नदी घाटी बस्ती के लिए उपयुक्त थी क्योंकि यहाँ खेती के क्षेत्र शामिल थे। इससे पता चलता है कि भूमि उपजाऊ थी और इसमें कृषि के लिए आवश्यक संसाधन थे जिससे यह लोगों के बसने के लिए और समुदाय स्थापित करने के लिए आकर्षक थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि मिस्र की सभ्यता कैसे विकसित हुई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खेत गांव में और फिर शहरों में विकसित हुए। ठीक है, कैसे विकसित हुई है मिस्र की सभ्यता? तो पहले खेत गांव में और फिर शहरों में विकसित हुए हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, खेत विकसित होकर गांव और फिर शहर बन गए। यहाँ उत्तर मिस्र सभ्यता के विकास का तार्किक क्रम में वर्णन करता है। इससे पता चलता है कि प्रारंभ में खेत थे जो बाद में आबादी बढ़ने के साथ गांव में विकसित हो गए और लोग बड़े समुदाय में बसने लगे। अंततः ये गांव शहरों में विकसित हुए जो समय के साथ सभ्यता की प्रगति और विकास को दर्शाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। स्थिर भोजन आहार प्रदान करने के अलावा मिस्र के स्थान ने प्रारंभिक मिस्र वासियों को और क्या लाभ प्रदान किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर है सी, इसमें आक्रमणकारियों से बचाव के लिए प्राकृतिक बाधाएं थी। ठीक है, ये भी एक रीजन था कि सिर्फ खाना नहीं दिया मिस्र की जो भूमि है उसने, साथ में इन लोग को सुरक्षा भी प्रदान करी है। देखिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिस्र की स्थिति ने आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए प्राकृतिक बाधाओं का लाभ प्रदान किया। इन प्राकृतिक बाधाओं में नील नदी, भूमध्य सागर और मिस्र के आसपास के रेगिस्तान शामिल थे। इन भौगोलिक विशेषताओं ने दुश्मनों के लिए मिस्र पर आक्रमण करना कठिन बना दिया जिससे प्रारंभिक मिस्र वासियों को सुरक्षा और स्थिरता का स्तर मिला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पिरामिड है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा डी, चार त्रिकोण आकार की भुजाओं वाली शाही कब्रें जो शीर्ष पर एक बिंदु पर मिलती है उन्हें ही क्या कहा जाता है? पिरामिड कहा जाता है। चार त्रिकोण आकार की भुजाओं वाली शाही कब्रें जो एक शीर्ष पर एक बिंदु पर मिलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पिरामिडों को प्राचीन मिस्र में जो फरोज और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की कब्रों के रूप में बनाई गई संरचनाओं के रूप में जाना जाता है। उनकी विशेषता उनके त्रिकोणीय पक्ष हैं जो शीर्ष पर एक बिंदु पर एकत्रित होते हैं जिससे एक विशिष्ट पिरामिड का आकार बनता है। इसके अतिरिक्त शाही शब्द का उपयोग इंगित करता है कि ये कब्रें विशेष रूप से रॉयल्टी के लिए आरक्षित थी, मतलब किसी राजा महाराजा या किसी शासक के लिए ये आरक्षित थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन राजवंश को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित करता है? तो मिस्र के सभ्यता की बात हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक ही परिवार के शासकों की श्रृंखला। ठीक है, हम कितने अच्छे से राजवंश को डिफाइन कर सकते हैं? तो एक ही परिवार के शासकों की श्रृंखला। देखिए, राजवंश से तात्पर्य है उन शासकों की श्रृंखला से है जो एक ही परिवार से आते हैं। इसका मतलब यह है कि शासक शक्ति एक विशेष परिवार वंश के भीतर
पीढ़ियों से चली आ रही है। ये शासन की एक वंशानुगत प्रणाली है जहाँ शक्ति और अधिकार अगली पीढ़ी को विरासत में मिलते हैं, मतलब दादा से पापा और पापा से हमको मिलने वाला। तो इस तरीके से जो पीढ़ियां से चले आ रहा है, यही कैसा होता है, राजवंश होता है ना, जहाँ एक ही परिवार के लोग शासन करते हैं। पहले फराओं ने नील डेल्टा के दक्षिणी सिरे पर एक नया राजधानी शहर बनाया जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेम्फिस। इसको कहा जाता है मेम्फिस। ये पहले फराओ, फराओ मतलब यहाँ पे शासक या राजा ही होता है, तो मेम्फिस सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ नील डेल्टा के दक्षिणी सिरे पर पहले फराओ द्वारा बनाया गया नया राजधानी शहर था। यह रणनीतिक रूप में स्थित था और प्राचीन मिस्र में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक महत्व का एक प्रमुख केंद्र बन गया। मेम्फिस शहर अपनी भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता था और यह पूरे मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। तो अगर मेम्फिस आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये सब भी इसके बारे में बता सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 3200 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था आधारित थी, है ना, किस पर आधारित थी, तो करेक्ट आंसर होगा सी, धनी किसान जो नेता बनकर उभरे थे, इस पर आधारित थी मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था 3200 ईसा पूर्व। देखिए 3200 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था धनी किसानों पर आधारित थी जो नेता के रूप में उभरे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राचीन मिस्र के समाज में कृषि ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिनके पास बड़ी मात्रा में भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण था, वे धन और शक्ति जमा करने में सक्षम थे। ये धनी किसान अपने समुदायों में प्रभावशाली व्यक्ति बन गए और अंततः नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने उस समय के दौरान मिस्र की राजनीतिक संरचना को आकार दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना है। प्रथम फराओ और उसके बाद के शासकों ने प्रतीक स्वरूप दोहरा मुकुट पहना था। क्यों पहना था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऊपरी और निचले मिस्र दोनों पर उनका शासन था। ठीक है, निचला और जो ऊपरी मिस्र है, इन दोनों पे शासन होने के कारण इन्होंने दोहरा मुकुट यानी कि 2 मुकुट पहने थे। ठीक है, जो क्या बताता था, देखिए पहले फराओ और उसके बाद के शासकों ने ऊपरी और निचले मिस्र दोनों पर अपने शासन के प्रतीक के रूप में दोहरा मुकुट पहना था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपरी मिस्र मिस्र के दक्षिणी भाग को संदर्भित करता है, जबकि निचला मिस्र उत्तरी भाग को संदर्भित करता है। दोहरा मुकुट पहनकर फराओ देश के दोनों क्षेत्रों पर अपने अधिकार और नियंत्रण का संकेत दे रहे थे। तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, इसलिए सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ऐसी ही वीडियो और आगे मैं बना पाऊँ, मुझे उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप लाइक करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। आपके डिमांड पर मैं सारे वीडियोज लेकर आती हूँ, तो आप भी मेरे लिए इतना कीजिए कि प्लीज ये जितने भी वीडियोज हैं इन सभी को शेयर जरूर कीजिए। अपने 1-2 ग्रुप्स में भी अगर आप कर देंगे तो मेरे लिए काफी हो जाएगा, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि फसलें ना उगे या रोग लग जाए तो मिस्र के लोग किसे दोष देते थे उस टाइम पे, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, फराओ जो शासक और देवता दोनों था, जो इनका राजा हुआ करता था जिसे फराओ कहते थे, वो शासक और देवता मतलब उसको देवता के समान माना जाता था। तो कभी भी यदि फसलें ना उगे या उसे रोग लग जाए तो मिस्र के लोग फराओ को ही दोष देते थे। प्राचीन मिस्र में फराओ के पास अपार शक्ति होती थी और उसे देवता माना जाता था। शासक और देवता दोनों के रूप में फराओ का जीवन के सभी पहलुओं पर नियंत्रण माना जाता था, जिसमें फसलों की सफलता और बीमारियों की रोकथाम भी शामिल थी। इसलिए यदि फसलें नहीं उगती या बीमारी फैल जाती थी तो मिस्र के लोग संभवतः फराओ को दोषी ठहराते, क्योंकि उनका मानना था कि उसमें इन परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता थी। तो आपको याद रखना है, अगर फसल नष्ट होगी तो फराओ की गलती मानी जाती थी। पुराने साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध फराओ कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खुफू। आपको याद रखना है कौन, खुफू। देखिए जो खुफू इसका करेक्ट आंसर है, खुफू सही उत्तर है, क्योंकि उसे व्यापक रूप से पुराने साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध फरोज माना जाता है। वह चौथे राजवंश का दूसरा फराओ था और उसे प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्य में से एक गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के लिए जाना जाता है। तो अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि गीजा का जो महान पिरामिड है उसका निर्माण किसने कराया, तो खुफू के द्वारा ही वो निर्माण कराया गया है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसके कारण पुराने साम्राज्य के दौरान सामाजिक वर्ग प्रकट नहीं हुए,
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुमेरियन प्रभाव। ठीक है, कौन सा प्रभाव? सुमेरियन प्रभाव। पुराने साम्राज्य के दौरान सुमेरियन प्रभाव के कारण सामाजिक वर्ग प्रकट नहीं हुए। सुमेरियन एक सभ्यता थी जो मिस्र में नहीं बल्कि मेसोपोटामिया में मौजूद थी, इसलिए उनके प्रभाव सीधे तौर पर पुराने साम्राज्य के दौरान मिस्र में सामाजिक वर्गों के उद्भव का कारण नहीं, इसके बजाय इस अवधि के दौरान मिस्र में सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से सरकारी अधिकारियों की आवश्यकता, खेती में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि से निर्धारित होते थे। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता मिस्र के धर्म का केंद्र थी? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, परवर्ती जीवन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता है? तो परवर्ती जीवन जो थी वो मिस्र के धर्म का केंद्र थी। देखिए मिस्र के धर्म में केंद्रीय विश्वास मृत्यु के बाद का जीवन। परवर्ती जीवन क्या होता है? मृत्यु के बाद का जीवन। मिस्रवासी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा में विश्वास करते थे और आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के बाद भी बना रहेगा। वे मम्मीकरण के माध्यम से शरीर को संरक्षित करने और मृतक को परलोक की यात्रा करने के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं और अनुष्ठान प्रदान करने के महत्व में विश्वास करते थे। मृत्यु उपरांत जीवन में विश्वास ने मिस्र की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, जिसमें विशिष्ट कब्रों का निर्माण और दफन अनुष्ठान शामिल है। जैसे आप सभी को पता है जो मम्मी होती है, मम्मी वगैरह से मिस्र में चलती है, तो ये लेप लगा के बॉडी को सुरक्षित करते थे कि आगे कभी टाइम आया या साइंस ने डेवलप कर लिया तो वापस से उस शासक को जिंदा किया जा सके, इसीलिए ये किया जाता था। मिस्रवासी पिरामिड और मंदिर कैसे बनाते थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यह लोगों से कर वसूला करते थे, है ना। कैसे बन जाते थे उनके पिरामिड और मंदिर? तो ये लोगों से कर वसूलते थे। मिस्र लोगों से कर एकत्र करके पिरामिड और मंदिर बनाने में सक्षम था। इससे सरकार को निर्माण परियोजना के लिए आवश्यक धन जमा करने की अनुमति मिली। जनसंख्या पर लगाए गए करों ने आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया, जिसका उपयोग इन स्मारकीय संरचनाओं के निर्माण के वित्त पोषण के लिए किया जाता था। तो कर लेकर वो ये सब बनवाते थे। कौन सा कथन मिस्रवासियों की दफनाने की प्रथाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मिस्रवासी शवों को मम्मी के रूप में संरक्षित करते थे। मम्मी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, बहुत मम्मी देखी भी होगी आपने। यह कथन मिस्रवासियों की दफन प्रथाओं का सटीक वर्णन करता है। प्राचीन मिस्रवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और शरीर को सुरक्षित रखना अगली दुनिया की सफल यात्रा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने मम्मीकरण की प्रक्रिया विकसित की, जिसमें आंतरिक अंगों को निकालना, शरीर को सुखाना, लिनन पट्टियों में लपेटना शामिल था। इससे शरीर को संरक्षित किया और इसे बाद में जीवन में पहचानने की अनुमति दी। मम्मीकरण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी जो यह दर्शाती थी कि मिस्रवासी अपने मृतकों के सम्मान और संरक्षण को कितना महत्व देते थे। नया साम्राज्य शुरू करने के लिए हिक्सोस को मिस्र से किसने खदेड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा सी, थेब्स के एहमोस ने। ठीक है, थेब्स का जो एहमोस था उसने हिक्सोस को खदेड़ा था मिस्र से। देखिए एहमोस सही उत्तर है, क्योंकि उसे ऐतिहासिक रूप से फराहो के रूप में जाना जाता था, जिसने सफलतापूर्वक हिक्सोस को मिस्र से बाहर निकाला और नए साम्राज्य की शुरुआत की। हिक्सोस एक विदेशी समूह था जिसने कई वर्षों तक मिस्र पर शासन किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिक्सोस क्या था, तो आप बता सकते हैं कि विदेशी समूह था जिसने कई वर्षों तक मिस्र पर शासन किया था। और एहमोस ने उन्हें हराने और देश पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मिस्र की सेना का नियंत्रण किया था। उनकी जीत से मिस्र की शक्ति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे न्यू किंगडम के नाम से जाना जाता है। न्यू किंगडम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। 1400 ईसा पूर्व तक मिस्र अग्रणी सैन्य शक्ति था। इस तथ्य के आधार पर आप मिस्र के संसाधनों के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ एक समृद्ध देश था। ठीक है, आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस तथ्य के आधार पर कि 1400 ईसा पूर्व तक मिस्र अग्रणी सैन्य शक्ति था। हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह एक समृद्ध देश था। एक अग्रणी सैन्य शक्ति होने के लिए वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधन सहित महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए मिस्र की खुद को प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता से पता चलता है कि उसके पास प्रचुर संसाधनों तक पहुंच थी, जो उसकी संपत्ति और समृद्धि को दर्शाता है।
न्यू किंगडम में व्यापार की वृद्धि में किस कारक ने सबसे अधिक योगदान दिया? ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सुदूर देशों पर मिस्र की विजय। ठीक है, सुदूर देशों पर मिस्र की विजय। देखिए, मिस्र की सुदूर भूमि पर विजय ने न्यू किंगडम में व्यापार की वृद्धि में सबसे अधिक योगदान दिया। अपने क्षेत्र का विस्तार करके और विदेशी भूमि पर नियंत्रण स्थापित करके मिस्र ने नए संसाधनों, वस्तुओं और बाजारों तक पहुंच प्राप्त की। इससे व्यापक व्यापार नेटवर्क के विकास और अन्य सभ्यताओं के साथ वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान की अनुमति मिली। विजय से मिस्र को धन और श्रद्धांजलि भी मिली, जिससे व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है। मिस्र में युद्ध के बाद मध्य साम्राज्य, ठीक है, क्या हुआ था मध्य साम्राज्य का? तो करेक्ट आंसर है ए, एक पेशेवर सेना बनाई। ठीक है, मिस्र में कई युद्धों के बाद जो मध्य साम्राज्य था उसने क्या किया? एक पेशेवर सेना बनाई थी। मध्य साम्राज्य में युद्धों के बाद मिस्र ने एक पेशेवर सेना बनाई। ऐसा संभवतः उनकी सैन्य शक्ति को मजबूत करने और भविष्य के आक्रमण और संघर्षों के खिलाफ बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। एक पेशेवर सेना को एक सिपाही या मिलिशिया बल की तुलना में उच्च मानक के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया था, जिससे मिस्र को अधिक प्रभावी और संगठित सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की इजाजत मिल सकी। तो आपको ये याद रखना है, मध्य साम्राज्य ने क्या किया था? एक पेशेवर सेना का निर्माण किया था। मिस्र में कौन सी नौकरी सबसे अधिक लोगों को रोजगार देती थी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, किसान। ठीक है, मिस्र में जो किसान थे वो सबसे ज्यादा थे, है ना। मिस्र ऐतिहासिक रूप से एक कृषि प्रधान समाज रहा है, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है। नील नदी ने खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान की, जिससे यह देश में सबसे आम व्यवसाय बन गया। किसान फसल उगाने और आबादी के लिए भोजन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार थे, जो मिस्र के कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देता है। इसलिए यहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि मिस्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाली नौकरी कौन सी थी? तो वो किसान की थी। रामसेस द ग्रेट को सबसे ज्यादा याद किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एक महान योद्धा और निर्माता के रूप में रामसेस द ग्रेट को याद किया जाता है। रामसेस द ग्रेट को एक महान योद्धा और निर्माता के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है, क्योंकि मिस्र के फिरौन यानी कि फरोज, मिस्र के फरोज के रूप में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्हें उनकी वास्तुकला संबंधी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है, जिसमें रामसेमियम और अबू सिम्बल जैसे कई शानदार मंदिरों और स्मारकों का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया। तो ये भी इसमें शामिल है। ये उपलब्धियां युद्ध और निर्माण दोनों में उनके कौशल को उजागर करती है, जिससे वे प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए थे। तो आपको याद रखना है रामसेस द ग्रेट का नाम। इनमें से कौन सी विशेषता मिस्र के मंदिर के अंदर नहीं मिल सकती है? तो कौन सी विशेषता है? वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिफिंक्स। जो सिफिंक्स थी ये नहीं मिल सकती थी मिस्र के मंदिर के अंदर। देखिए सिफिंक्स होती क्या है। सिफिंक्स आमतौर पर मिस्र के मंदिरों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। सिफिंक्स शेर के शरीर और मानव या जानवर के सिर वाले पौराणिक जीव हैं, और वे आमतौर पर मंदिरों के बाहर या प्रवेश द्वारों की रखवाली करते हुए मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्फिंक्स नहीं पाए गए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। मिस्र में कब्रें कला, आभूषण और अन्य खजानों से भरी हुई थी। ये क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। मिस्र वासियों का मानना था कि मित्र व्यक्ति परलोक में ऐसी सामग्रियों का आनंद लेते हैं, इसीलिए ये लोग क्या करते थे, जो कब्र बनाते थे तो उन कब्रों में कला का सामान, बहुत सारे आभूषण यानी कि ज्वेलरीज और अन्य खजानों से भर दिया जाता था, कि ये जब परलोक जाएंगे, कि मतलब दूसरे लोक में जाएंगे, तो इन चीजों से फायदा ले सकेंगे। उनकी ऐसी मान्यता थी। मिस्रवासियों का मानना था कि जो मृत व्यक्ति हैं, ये पुनर्जन्म में ऐसी सामग्रियों का आनंद लेते हैं। यह विश्वास उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में निहित था, क्योंकि उनका मानना था कि मृतक अगले जीवन में भी जीवित रहेगा और उन्हें अपने आराम और आनंद के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। कब्रें मृतकों को भेंट के रूप में कला, आभूषण और अन्य खजानों से भरी हुई होती थी, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि उन्हें बाद का जो जीवन है उसमें उनकी जरूरत की हर चीज उन्हें मिल सके। ऐसा रहता था, इसलिए वो ढेर सारी चीजें रख देते थे।
1922 में खोजी गई किसकी कब्र ने हमें मिस्र की दफन प्रथाओं और मान्यताओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका ए, राजा तुतिनखामेन। तुतिनखामेन की स्टोरी आप सभी ने सुनी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो आप जरूर सुन लेना क्योंकि बहुत अच्छी है। राजा तुतिनखामेन की कब्र, जिसकी खोज 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने की थी, ने मिस्र की दफन प्रथाओं और मान्यताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। कब्र सही सलामत पाई गई और इसमें राजा तुतिनखामेन के प्रसिद्ध सुनहरे मुखौटे सहित ढेर सारी कलाकृतियां थी। यहाँ खोज मृत्यु के बाद जीवन के लिए उन विस्तृत अनुष्ठानों और तैयारी पर प्रकाश डालती है जिन पर प्राचीन मिस्रवासी विश्वास करते थे। साथ ही फरोज से जुड़े धन और शक्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। मकबरे की सामग्री से फरोज को उनके सामान और खजाने के साथ दफनाने की प्रथा का भी पता चला, जिसके बारे में माना जाता था कि वे बाद के जीवन में उनके साथ थे। तो ये आपको याद रखना है कि तुतिनखामेन की कब्र जो है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी थी हार्वर्ड कार्टर ने और यहीं से बहुत कुछ पता चला था। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जिन्हें सदियों से संरक्षित नहीं किया गया है? इनमें से कौन सा दस्तावेज है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना, शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। इससे शब्दकोश कोई प्राचीन दस्तावेज नहीं है जो सदियों से सुरक्षित रखे गए, जबकि सरकारी रिकॉर्ड, चिकित्सा मैनुअल और साहित्यिक कार्य प्राचीन दस्तावेज के उदाहरण हैं जिन्हें समय के साथ संरक्षित किया गया। शब्दकोशों को आमतौर पर अद्यतन किया गया और नियमित रूप से संशोधित किया जाता है, जिससे वे दस्तावेजीकरण का अधिक आधुनिक रूप बन जाते हैं। तो मतलब शब्दकोश जो है ये प्राचीन दस्तावेज के रूप में नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे सही वर्णन करता है कि समय के साथ नूबिया का भूगोल बदल गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, भूमि और अधिक रेगिस्तान, जो भूमि थी वो और अधिक रेगिस्तानी जैसी हो गई थी। ये बताता है, ये सही वर्णन करता है कि समय के साथ जो नूबिया का भूगोल था वो बदल गया था। समय के साथ नूबिया का भूगोल बदल गया क्योंकि भूमि अधिक रेगिस्तानी हो गई थी। इससे पता चलता है कि क्षेत्र में वनस्पति में कमी और शुष्क स्थितियों में वृद्धि हुई थी। यहाँ जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई या प्राकृतिक क्षरण प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण हो सकता है। परिणाम स्वरूप पानी और संसाधनों की उपलब्धता कम हो गई, जिसका असर नूबिया में समग्र पारिस्थितिक तंत्र और मानव बस्तियों पर पड़ा था। नेक्स्ट, एक कुशित राजा नील नदी पर स्थित कैटरैक्ट्स के लिए आभारी क्यों हो सकता है? ठीक है, जो कैटरैक्ट्स थे इसके लिए आभारी क्यों हो सकता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, जो कैटरैक्ट ने कुश को मिस्र से सुरक्षित करने में मदद करी थी। कैटरैक्ट्स क्या थे? ये जो हम इसको कह सकते हैं जैसे जो नेचुरली या प्राकृतिक बाधा से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से बन जाने वाला ढेर समझ लीजिए, ऐसा कुछ था। नील नदी पर कैटरैक्ट्स ने एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम किया होगा, जिससे मिस्रवासियों के लिए कुश पर आक्रमण करना मुश्किल हो गया। इससे कुशाइट राजा को सुरक्षा और संरक्षण की भावना मिली थी। तो ये सुरक्षा के लिए था। जैसे जैसे समय बीता गया, कुशाइट समाज और अधिक जटिल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन का समर्थन करता है? कुशाइट लोग, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। उनके समाज में विभिन्न प्रकार की नौकरियां और भूमिकाएं थी। ये याद रखना है आपको। देखिए, यहाँ तथ्य कि कुशी लोगों के पास अपने समाज में विभिन्न प्रकार की नौकरियां और भूमिकाएं थी, इस कथन का समर्थन करती है कि उनका समाज समय के साथ और अधिक जटिल हो गया। इससे पता चलता है कि जैसे जैसे उनका समाज विकसित हुआ, बढ़ती आबादी और विकसित हो रही सामाजिक संरचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के व्यवसाय और जिम्मेदारियों की आवश्यकता थी। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि कुश और मिस्र कभी एक दूसरे के साथ शांति में रहते थे? कौन सा कथन दर्शा रहा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कुश और मिस्र एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, तो क्योंकि ये व्यापार करते थे तो जरूर इनके बीच कैसे रहा होगा कभी रिलेशन, शांति वाला रिलेशन रहा होगा। यहाँ तथ्य कि कुश और मिस्र एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, यह दर्शाता है कि वे कभी कभी शांति से रहते थे। व्यापार के लिए एक स्तर के सहयोग और पारस्परिक लाभ की आवश्यकता होती है, जिससे पता चलता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच शांतिपूर्ण संबंध थे, तभी तो वो व्यापार करते थे।
1500 ईसा पूर्व में मिस्र की कुश पर विजय का क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कुशाइट संस्कृति मिस्र की संस्कृति के समान बन गई थी। ठीक है, मिस्र की कुश पर विजय से क्या हुआ था, जो कुशाइट संस्कृति है वो मिस्र की संस्कृति के समान बन गई थी। 1500 ईसा पूर्व में मिस्र की कुश पर विजय का प्रभाव ये हुआ कि कुशाई संस्कृति मिस्र की संस्कृति के समान हो गई। इससे पता चलता है कि कुश पर मिस्र का प्रभाव महत्वपूर्ण था, जिसके कारण कुशियों ने मिस्र की सांस्कृतिक प्रथाओं, मान्यताओं और रीति रिवाजों को अपनाया। विजय के परिणाम स्वरूप मिस्र की कला, वास्तुकला, धर्म और भाषा का कुश तक प्रसार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सभ्यताओं का सांस्कृतिक मेल हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, सबाका और कुसाइट वंश के बाद के शासकों ने मिस्र की पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं को बहाल करने का प्रयास किया। इस कथन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मिस्र की प्रथाएं फीकी पड़ गई थी। ठीक है, मिस्र की जो प्रथाएं हैं वो फीकी पड़ गई थी। देखिए, मिस्र की प्रथाएं समय के साथ फीकी पड़ गई। तथ्य यह है कि सबाका और कुसाई वंश के बाद के शासकों ने इन प्रथाओं को बहाल करने की कोशिश की। यह बताता है कि उन्होंने गिरावट को पहचाना और उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश की। इसका तात्पर्य यह है कि उनके प्रयासों से पहले मिस्र की सांस्कृतिक प्रथाओं में से एक महत्वपूर्ण बदलाव या गिरावट आई थी। शवाका को दफनाया गया, शवाकों को कहाँ दफनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पिरामिड में। ठीक है, पिरामिड में दफनाया गया। शवाकों को एक पिरामिड में दफनाया गया। पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा अपने फराओं और अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों की कब्रों के रूप में बनाई गई स्मारकीय संरचना थी। इन पिरामिडों को मृतकों के शरीर की रक्षा करने और उन्हें वहां सब कुछ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसकी उन्हें मृत्यु के बाद आवश्यकता होगी। मिस्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते शबाका तो पिरामिड में दफन होने का सम्मान दिया गया, जो उसकी स्थिति और शक्ति का प्रतीक है। कुशित राजवंश का अंत किससे हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अशरूशियन ने कुशियों को मिस्र से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सही उत्तर यह है कि अशरूशियन ने कुशियों को जो कुशियों हैं उनको मिस्र से बाहर जाने के लिए मजबूर किया था। इसका मतलब यह है कि अशरूशियन ने मिस्र में कुशित राजवंश को सत्ता से हटाने के लिए सैन्य बल और अन्य साधनों का इस्तेमाल किया था। मेरो का कुशाइट शहर कहाँ स्थित था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नील नदी के किनारे। जो मेरो का कुशाइट शहर था वो नील नदी के किनारे स्थित था। नील नदी शहर के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत थी, जो कृषि के लिए सिंचाई प्रदान करती थी और व्यापार परिवहन की सुविधा प्रदान करती थी। नील नदी के किनारे स्थित शहर ने शहर को आसपास के क्षेत्र, संसाधन और व्यापार मार्गों तक पहुंच की अनुमति दी, जिससे इसकी समृद्धि और प्रभाव में योगदान हुआ। तो आपको ये याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार नेटवर्क विभिन्न देशों में लोगों की एक प्रणाली है जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। व्यापार नेटवर्क में भाग लेने वाले लोगों के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ए, उन्हें व्यापार नेटवर्क से लाभ हुआ होगा। देखिए क्या है, व्यापार नेटवर्क में भाग लेने वाले लोगों के बारे में जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वह ये है कि उन्हें इनसे लाभ हुआ होगा। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि व्यापार नेटवर्क को एक ऐसी प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है जहां लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। लाभित शब्द के उपयोग से पता चलता है कि व्यापार नेटवर्क इसमें शामिल लोगों के लिए फायदेमंद थे। यह दर्शाता है कि इन नेटवर्क में भाग लेने से उन्हें कुछ सकारात्मक लाभ हुए होंगे, तभी तो एक नेटवर्क बन के आया है व्यापार का। तो ये आपको याद रखना है। क्या होता यदि कुशियों के पास निर्यात करने के लिए वस्तुएं नहीं होती, तो क्या होता? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका डी, माल का व्यापार करने में असमर्थ हो जाते वो, है ना। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। एक सेकेंड। यदि कुशियों के पास निर्यात करने के लिए वस्तुएं नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उनके पास व्यापार में देने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इससे वे व्यापारिक गतिविधियों में शामिल होने और अन्य क्षेत्रों में सामान हासिल करने में असमर्थ हो जाते। व्यापार करने की क्षमता के बिना कुशियों की संसाधनों तक पहुंच भी सीमित हो जाती और उन्हें उन वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता जिनकी उन्हें जरूरत थी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन बताता है कि कुशियों ने अन्य संस्कृतियों के बारे में कैसे सीखना शुरू किया? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कुशाइट व्यापारी अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ व्यापार करते थे और इसी से इन्होंने कई सारी चीजें सीखी है। देखिए सही उत्तर है कुशाइट व्यापारियां अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ व्यापार करते थे। यह बताता है कि कुशियों ने अन्य संस्कृतियों के बारे में कैसे सीखना शुरू किया, क्योंकि व्यापार के माध्यम से उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत की, उनके रीति रिवाज, परंपरा और जीवन के तरीके के बारे में सीखा था। कुशाई संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कुशाइट संस्कृति के कुछ तत्व अन्य संस्कृतियों से उधार लिए गए थे, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुशाइट संस्कृति के कुछ तत्व अन्य संस्कृतियों से उधार लिए गए थे। इससे पता चलता है कि जहाँ कुशाइट संस्कृति के अपने अनूठे पहलू थे, वहीं इसमें अन्य संस्कृतियों के प्रभाव भी शामिल थे। संस्कृतियों के विकास में यह एक सामान्य घटना है, क्योंकि समाज अक्सर पड़ोसी और प्रभावशाली संस्कृतियों के तत्व को अपनाते हैं, मतलब हम जिनसे मिलते हैं उनकी परंपरा, रीति रिवाज को सीखते जाते हैं। मेरोइटिक कुशाइट लिखित भाषा है। मेरोइटिक कुशाइट लिखित भाषा थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, कुशियों द्वारा विकसित, मतलब ये इन्होंने कहीं से ली नहीं थी, ये उन्होंने खुद ही विकसित की थी। देखिए मेरोइटिक कुशाइट लिखित भाषा कुशियों द्वारा स्वयं विकसित की गई थी। इसका मतलब ये है कि कुशियों ने यूनानियों, मिस्रियों और अश्शूरियों जैसी किसी अन्य संस्कृति से उधार लेने के बजाय लेखन की अपनी प्रणाली अपनाई और उसे ही विकसित की। तो मेरोइटिक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये कुशाइट की लिखने वाली भाषा थी। मेरो की कई इमारतें मिस्र की इमारतों से मिलती जुलती थी। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुशाई संस्कृतियां मिस्र की संस्कृति से प्रभावित थी, यह अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए इस कथन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मेरो की कई इमारतें मिस्र की इमारत से मिलती जुलती थी। स्थापत्य शैली में समानता से पता चलता है कि भवन डिजाइन और निर्माण तकनीकों के मामलों में कुशाई संस्कृति मिस्र की संस्कृति से प्रभावित थी। निम्नलिखित सभी वे तरीके हैं जिनमें महिलाओं से कुशाइट समाज में भाग लेने की अपेक्षा की जाती थी, सिवाय, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुशाई युद्धों में महिलाएं लड़ी, है ना। मतलब महिलाओं को लड़ाया नहीं जाता था, वो लड़ने वाले युद्धों में भाग नहीं लेती थी। कुशाइट समाज में महिलाओं से युद्धों में भाग लेने की अपेक्षा नहीं की जाती थी। अन्य विकल्पों में उन तरीकों का उल्लेख किया गया है जिसमें महिलाओं से भाग लेने की अपेक्षा की गई थी, जैसे कि प्राधिकारी पदों पर रहना, खाना बनाना, अपने बच्चों की देखभाल करना और लंबे समय तक खेतों में काम करना। हालांकि ऐसा कोई सबूत या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है जो दर्शाता है कि कुशाइट समाज में महिलाओं ने युद्ध में लड़ाई लड़ी थी या नहीं लड़ी थी, ऐसा कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। रानी शनाखदा खेतों के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? रानी शनाखदा खेतों के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, वह कुश पर शासन करने वाली पहली महिला थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कम से कम अपने 1-2 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, जो आपका एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए। देखिए रानी शनाखदा खेतों महत्वपूर्ण थी क्योंकि वहां कुश पर शासन करने वाली पहली महिला थी। यह उपलब्धि कुश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती दी और क्षेत्र में महिला नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन किया। उनके शासनकाल ने भविष्य की महिला शासकों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और प्राधिकार के पदों पर महिलाओं की ताकत और शक्ति का प्रदर्शन किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समय के साथ कुशाइट किसान कुश के लोगों के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ क्यों थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक चराई के कारण मिट्टी उड़ गई थी, इसीलिए असमर्थ थे वो भोजन उत्पादन में। अतिचारण से तात्पर्य पशुओं को अत्यधिक चरने की अनुमति देने की प्रथा से है, जिसमें वनस्पति का हास होता है और ऊपरी मिट्टी का क्षरण होता है। इस संदर्भ में स्पष्टीकरण से पता चलता है कि कुशाइट किसान पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ थे, क्योंकि अत्यधिक चराई के कारण मिट्टी उड़ गई थी। इसका तात्पर्य यह है कि पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई के कारण मिट्टी का क्षरण हुआ, जिससे यहाँ कम उपजाऊ हो गई और कृषि उत्पादन के लिए कम उपयुक्त हो गई। समय के साथ कुश के साथ व्यापार क्यों कम हो गया मिस्र का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, कुश के चारों ओर नए व्यापार मार्ग बने। ठीक है,
देखिए, कुश के साथ व्यापार समय के साथ कम हो गया क्योंकि नए व्यापार मार्ग स्थापित हो गए जो कुश को दरकिनार कर देते थे। इसका मतलब यह है कि व्यापारियों ने केवल वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना शुरू कर दिया जिससे कुश से गुजरना और व्यापार करना शामिल नहीं था। परिणाम स्वरूप कुश ने एक प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्थिति खो दी और व्यापारिक गतिविधियों में गिरावट देखी गई। कौन सा क्षेत्र संभवतः मिश्रवासियों के लिए सोने का सबसे बड़ा स्रोत था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है बी, न्यूबियन रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान? न्यूबियन रेगिस्तान। न्यूबियन रेगिस्तान संभवतः मिश्रवासियों के लिए सोने का सबसे बड़ा स्रोत था क्योंकि यह महत्वपूर्ण सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। प्राचीन मिश्रवासी बड़े पैमाने पर सोने का खनन के लिए जाने जाते थे और वर्तमान सूडान में स्थित न्यूबियन रेगिस्तान उन मुख्य क्षेत्रों में से एक था जहां से उन्होंने यह कीमती धातु प्राप्त की थी। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे सोने की खदान और क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राचीन खनन उपकरण इस धारणा का समर्थन करते हैं कि न्यूबियन रेगिस्तान मिश्रवासियों के लिए सोने का एक प्रमुख स्रोत था। प्राचीन मिस्र के दक्षिणी भाग को कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए सही है, ऊपरी मिस्र। जो दक्षिणी भाग था प्राचीन मिस्र का, उसे ऊपरी मिस्र कहा जाता था। प्राचीन मिस्र के दक्षिणी भाग को ऊपरी मिस्र कहा जाता था क्योंकि यह नील नदी के ऊपर की ओर स्थित था। ऊपरी शब्द निचले मिस्र की तुलना में इस क्षेत्र में भूमि की उच्च ऊंचाई को संदर्भित करता है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित था। उत्तरी मिस्र अपनी समृद्ध कृषि भूमि और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था जिसमें प्राचीन शहर थेब्स, किंग्स की घाटी भी शामिल थी। नील नदी की शाखाएं फैलकर डैश बनाती हैं जो नदी द्वारा जमा की गई मिट्टी का एक त्रिकोण के आकार का क्षेत्र है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, डेल्टा। आपको याद रखना है क्या बनाती थी? डेल्टा। डेल्टा मिट्टी का एक त्रिकोणीय आकार का क्षेत्र है जो तब बनता है जब नदी की शाखाएं बाहर निकलती है और तलछट जमा करती है। इसका निर्माण तब होता है जब नदी धीमी हो जाती है और फैल जाती है जिससे इसमें आने वाली तलछट जम जाती है और जमा हो जाती है। डेल्टा आमतौर पर नदी के मुहाने पर पाए जाते हैं जहां ये झील या महासागर जैसे बड़े पानी से मिलते हैं। ऐसी जगह पर क्या बनते हैं? डेल्टा बनते हैं। तुतनखामेन की शक्ल को किस विशेष तकनीकों द्वारा संरक्षित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, नेट्रॉन नामक नमक का उपयोग करके तुतनखामेन का जो फेस है उसे संरक्षित किया गया था। प्राचीन मिस्रवासी जब किसी व्यक्ति को ममी बनाते थे तो एक नुस्खा अपनाते थे। मस्तिष्क और आंतरिक अंगों को निकालने के बाद शरीर को सुखाने के लिए नेट्रॉन नामक नमक का उपयोग करते थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मिस्रवासियों ने डैश के दौरान पिरामिड बनाना शुरू किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुराना साम्राज्य। मिस्र ने पुराने साम्राज्य के दौरान ही पिरामिड बनाना शुरू कर दिया था। इस अवधि को जिसे पिरामिड के युग के रूप में भी जाना जाता है। गीजा के महान पिरामिड सहित कुछ सबसे प्रतिष्ठित पिरामिड का निर्माण भी इसी समय पर देखा गया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। डैश ने 2050 ईसा पूर्व के आसपास मध्य साम्राज्य को एकजुट किया। तो किसने किया? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मेंटुहोटेप द्वितीय ने। किसने? मेंटुहोटेप द्वितीय ने। देखिए, जो मेंटुहोटेप द्वितीय ने 2050 ईसा पूर्व के आसपास मध्य साम्राज्य को एकजुट किया। 11वें राजवंश के इस फराव ने सफलतापूर्वक मिस्र के खंडित क्षेत्रों को एक साथ लाया, एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की और प्रथम मध्यवर्ती काल के रूप में ज्ञात विघटन की अवधि के बाद स्थिरता बहाल की। मेंटुहोटेप द्वितीय के शासनकाल में प्राचीन मिस्र में समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटुहोटेप। आपको ये याद रखना है। चलिए, यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। बहुत बड़ा वीडियो हो गया लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे मिस्र की सभ्यता वाले। जितना कुछ था मैंने सभी इस वीडियो में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।